नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, चूँकि ये 18 नंबर सॉरी चूँकि ये 18 नंबर क्लास है, तो आज के क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्लास है क्योंकि दो ऐसे चैप्टर हम करने जा रहे हैं, चुंबक और विद्युत धारा, जो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहा ही नहीं जा सकता कुछ भी। अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, समझने का पूरा कोशिश कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुंच सके। अंडरस्टैंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। जैसा कि मैंने बोला, हमारा जो चैप्टर है चुंबक है, मैग्नेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अंडरस्टैंड। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके बीच ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। तो याद रखिए, ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय के अंतर्गत आता है। जिस गौर से सुनिए, जिस किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। ये याद रखना है, और एग्जाम में हमेशा जब भी देखा गया आया है तो ऑक्सीजन का ही आता है, इसलिए इसको याद रखने का बहुत जरूरी है। टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है, समझ रहे हैं। टेस्ला पूछ रहा है क्या चीज़ का, तो याद, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ना, उसको टेस्ला बोलते हैं। ठीक है। कहा जा रहा है यह एसआई मानक में अभिव्यक्त है। वर्ष 1960 में वैज्ञानिक निकोल टेस्ला द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एसआई पद्धति का मतलब है दोस्त इंटरनेशनल सिस्टम, उसको उल्टा लिखा जाता है एसआई। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक को जोड़ने वाली रेखा, इसको बोला जाता है समदिक्पाती रेखाएं। समदिक्पाती रेखाएं वह होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की समान मान वाले स्थान को जोड़ने में हेल्प करती है या जोड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है रेलवे के, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से। इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि धारावाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है, क्योंकि विद्युत धारा और चुंबकीय सामग्री के बीच पड़ने वाले चुंबकीय प्रभाव, समझ रहे हैं, को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल, गौर से सुनिए यहाँ से, एकांक क्षेत्रफल में लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स उस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इतना माइंड में रखिए कि विद्युत धारा भाई चालक होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित भी होता है। नेक्स्ट है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे आप ध्रुव पता कर सकते हैं, चुंबक की शक्ति पता कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी देख सकते हैं। लेकिन यह उत्तर डायरेक्शन, उत्तर और दक्षिण दिशा, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा ये नहीं बता। दिक् सूचक जिसको कंपास नीड बोलते हैं, ये समझ गए। नीचे सॉल्यूशन पढ़ लीजिए कि दिक् सूचक यंत्र में एक चुंबकीय सुई होती है जो एक डिबिया के अंदर केंद्र में एक कील पर स्थित होती है। यह सुई हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरती है। माफी चाहते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। चुंबक का दिशा तो ये बताएगा ही बताएगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में तो ऑलरेडी रहता है। ये ध्रुव भी बता देता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन शक्ति नहीं बता पाता, ये नहीं हो पाएगा। यही आंसर होगा हमारा, बात समझे। क्योंकि शक्ति को ये कैसे बताएगा, ये तो एक नॉर्मल सा ऐसे करके, और देखिएंगे तो यहाँ सेंटर पर रहता है ऐसे करके,
जस्ट अ सेकेंड, ऐसे करके एक नीडल बना हुआ है और यह सिर्फ नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमेशा रहता है, तो ये तो दिशा तो बता ही देगा आपको। चुंबक कितना पावरफुल है ये नहीं बता पाएगा कभी भी है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? कह रहा है प्रतिकर्षित होते हैं, कम प्रतिकर्षित होते, ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण सोना हो गया, चांदी हो गया, जिंक, तांबा, बिस्मथ, एंटीमनी आदि। यदि चुंबक के एकदम करीब लाएंगे उसके अथी के पास, तब जाके यह बताएगा। अनुचुंबकीय का तो ऑक्सीजन था, अभी कुछ देर पहले देखे, तो इसका आंसर दीजिएगा आप। प्रति चुंबकीय पदार्थ है ये सब। हमारा इस प्रश्न में अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। चुंबक में तो हम लोग आज तक पढ़े हैं नॉर्थ और साउथ ही होता है, तीसरा ध्रुव तो है नहीं। लेकिन मान के चलिए अगर हो तो उसको हम लोग कहेंगे परिणामी ध्रुव, रिजल्टेंट डायरेक्शंस। अंडरस्टैंड? हो जाता है कभी कभी कंडीशन ऐसा चेंज होता है कि मतलब नॉर्थ साउथ अलग हो जाता है और उसका परिणामी अलग होता है। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो रबर को लगाना सही रहेगा। देखिए, उपकरणों को बाह्य चुंबकीय प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए रबर का अवरोध आवरण बनाया जाता है। रबर चुंबकत्व रोधी पदार्थ होता है। चुंबक के जो पावर होता है ना, उसको इस तरफ से उस तरफ जाने नहीं देता, इसीलिए कहा जा रहा है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह का संचार होता है ना, उपग्रह संचार के लिए आप ये चीज माइंड में रखिए कि सूक्ष्म तरंग जो है ना का प्रयोग उपग्रह संचार हेतु किया जाता है, क्योंकि इन तरंगों की ऊर्जा लंबी दूरी तय करने के बाद भी कायम रहती है। यह तरंगें उच्च बैंड और डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करती है, उच्च बैंड और डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करती है, इसलिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है। चाहे रेडियो तरंग भी आंसर दिया जा सकता है, समझे? रेडियो तरंग भी ऐसा तरंग होता है जो कहीं ना कहीं यूज होता है, रेडियो वगैरह टीवी वगैरह चलाने में वहाँ भी काम करता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, पढ़ते हैं। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्से में काट दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा यथावत रहेगा। बात समझ रहे हैं? उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। मान के चलिए ये चुंबक है, अगर इसको यहाँ से काट देते हैं तो अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें यहाँ नॉर्थ हो जाएगा यहाँ साउथ हो जाएगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं ऐसे काट दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ साउथ इधर था फिर से नॉर्थ साउथ रहेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ध्रुव के साथ शक्ति लगा पड़ा है। सोल्यूशन यहाँ क्या दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है कि किसी दंड चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, परंतु प्रत्येक छोटा से छोटा टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। अरे भाई, ये मैं समझ रहा हूँ, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रही है। जब नेट पे सर्च करेंगे इसका आंसर तो कहीं लिखेगा दुगना हो जाएगा, कहीं लिखेगा आधी हो जाएगा, कहीं लिखेगा यथावत रहेगा। नॉर्मल सोचिए, चुंबक बड़ा साइज का था, छोटा करेंगे उसका शक्ति अगर बात करेंगे तो लाजमी है कम होगा। इतना बड़ा चुंबक के पास जितना पावर होगा, अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो अब तो पावर कम जाएगा ना, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा का पूछ रहा है। ये टुकड़ा कितना लोड सह सकता है, कम सहेगा। तो मुझे लगता है आधी हो जाएगी, इसका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बट अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्स पे दिया गया है, ये क्वेश्चन कंट्राडिक्शन है एग्जाम में। मैं तो कहूँगा कि आप आधी मारे, बट आंसर दिया हुआ है एक एग्जाम में,
जो जिसने एग्जाम कंडक्ट करा उसने यथावत मारा। सेम क्वेश्चन अदर एग्जाम में आया तो उसने क्या किया, एक माने हुए है इसका आधी हो जाएगी और एक जगह दुगनी माना हुआ है। दुगना किस आधार पे मुझे नहीं समझ में आता, आधा होना समझ में आता है, यथावत रहेगी थोड़ा समझ में आता है। तो पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से मेरा दिल कहता है कि शक्ति अगर लगा है इसलिए आधा हो जाएगा। ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यथावत रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक है। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल साहब थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाले प्रथम वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे। सन 1865 में उन्होंने इस तरंग को प्रमाणित किया। यह निर्वात में भी सुगमतापूर्वक प्रसारित हो जाता है। 1865 में भी ऐसा किया था। कहा जा रहा है कि किसी धारावाहित तार के अक्ष से किसी अभिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। दूरी पर देखिए, धारावाही जो तार है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तार के प्रवाही धारा पर, तार की त्रिज्या पर, आसपास के तापमान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धारा पर जितना ज़्यादा अमाउंट में धारा होगा, चुंबकीय क्षेत्र आसपास उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। पढ़िए यहाँ पे कह रहा है एम्पियर नियम के हिसाब से, ठीक है। एम्पियर नियम के अनुसार धारा प्रवाही तार पर धारा के अनुपात में तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। धारा प्रवाही तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। कह रहा है त्रिज्या आर तथा चक्करों घूर्णन की संख्या n वाली एक वृत्ताकार कुंडली में अपरिवर्ती धारा आई है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान 0.1 टेस्ला है। यदि चक्करों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 0.4 टेस्ला हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको थोड़ा डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, शून्य होता है। यह चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है, कभी भी शून्य नहीं होता है। यह तापमान पर निर्भर करता है। मुझे लगता है इसका आंसर आपने दे लिया होगा। मिला लीजिए अगर आंसर आपने दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक, छड़ चुंबक पर कार्यरत परिणामी बल शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है कोई चुंबक, परिणामी बल फाइनली शून्य होता है। ये बात 3-4 बार एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से माइंड में रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव बात पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। वे एक बिंदु से प्रसर्जित हो सकती है। गलत पूछ रहा है। हाँ, एक बिंदु से निकलती है। वे एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी सही बात है, नहीं काटती है। कह रहा है आगे कि दो ध्रुवों के बीच क्षेत्र रेखाएं छोरों पर सटीक सरल रेखाएं नहीं हो सर, एक मिनट रुक जाइए, जरा समझना होगा। एक धन चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। सुनिए, पहले इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद सारे को विश्लेषण करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सरबर भी है इसमें। आराम से पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक दंड चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं होती है जिसे एक कंपास के उपयोग से पता लगाया जा सकता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, अंदर या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चलिए यहाँ आइए, अब ऑप्शन को देखते हैं। मैंने इमेज आपके सामने बना दिया है। दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। एक चीज आप जानिए, यहाँ से निकलती है, ऐसे मिलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है। इधर से बात करें तो ऐसे निकल के ऐसे जाती है इसके अंदर, और अंदर में इधर से इधर जाती है ऐसे। डायरेक्शन में एरो दे दिया हूँ, एक ठो, ज़्यादा एरो नहीं दे रहा हूँ। और बाहर में इस तरीका से जाती है, इस डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सुनते रहिएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। वे एक बिंदु से प्रसर्जित हो सकती है, तो एक जगह से निकलती है, मतलब नॉर्थ से निकल के आगे बढ़ती है, ये सही है।
वे एक दूसरे को नहीं काटती, ये बात भी 100% सही है। दो ध्रुवों के बीच क्षेत्र रेखाएं छोरों पर सटीक सरल रेखाएं नहीं हो सकती। जी हाँ, एकदम सही बात है। एक सटीक सरल रेखा यहाँ हो सकती है, यहाँ पे मतलब सीधा ऐसे रेखा, यहाँ पे तो मूव कर रहा है ना, ऐसे तो निकल के ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन आगे जाके यहाँ बीच में होता है, इस जगह पे बीच के पास। तो ये बात भी सही है, आंसर गड़बड़ यही है। अंदर रेखाएं नहीं होती, अंदर भी मूवमेंट होती है। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, वो पूछ रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं चुंबकीय यामनोत्तर पे। इसका मतलब क्या है? चुंबकीय यामनोत्तर मतलब उत्तर दक्षिण पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। पृथ्वी एक बड़ी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस विशाल चुंबक का स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ लोहा एवं निकल है। आपको पता होना चाहिए, इसका जो कोर बना हुआ है वो नीफे कहलाता है। नीफे, कोर को नीफे कहते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। निकेल और फेरस से बना हुआ है इसका कोर, नीफे। यहाँ कहा जा रहा है आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 3 अवयव माने जाते हैं: दिक्पात का कोण, नमन का कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 चीज जो है इसमें माना जाता है अवयव। आगे बढ़िए। यहाँ पे है दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? किस चीज की बात कर रहे हैं? दंड चुंबक, मतलब ये क्षर चुंबक को ही दंड चुंबक कहा जाता है। ध्यान रखिए, सही बताना है। पहला है, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्रवलय उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्रवलय की अपेक्षा अधिक होता है। जी नहीं, कभी नहीं। किसी भी चुंबक का नॉर्थ और साउथ का पावर बराबर होता है, ये गलत है। 2 नंबर पॉइंट, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत काटा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथक हो जाते हैं। गलत बात है, कभी भी काटने पर पृथक नहीं होते हैं, फिर से वो नया चुंबक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए चुंबक बन जाते हैं। जी हाँ, ये सही है। आप किसी भी भाग में काट दीजिए, सीधा, लंबा, टेढ़ा, 2 चुंबक बन जाएगा। 2 भाग काटे हैं, 2 चुंबक, 3 भाग काटिएगा, 3 चुंबक। डी नंबर करा है, किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में असमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। गलत जवाब। एक मिनट पढ़ने दीजिए। किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में असमान नहीं, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। असमान नहीं, समान होता है दोनों का मान, इसीलिए ये गलती हो गया। वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ लीजिए जरा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि द्रवों और गैसों में कभी भी लौह चुंबकीय गुण नहीं हो सकता। सी आंसर दीजिए। लौह चुंबकीय गुण नहीं हो सकता। अनुचुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है, ऑक्सीजन में होता है, ये सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामान्यतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? कहा जा रहा है भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामान्यतः क्षेत्र के क्षैतिज घटक के रूप में निर्दिष्ट की जाती है। क्षेत्र के क्षैतिज घटक के रूप में पृष्ठ पर निर्दिष्ट होती है। तो यहाँ पे चुंबक से रिलेटेड जितना था वो हमने बताया। अगर आपके मन में ये चल रहा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ रहे थे तो आप गलत सोच रहे थे, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही थी। सिर्फ चुंबक से रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? आगे हम लोग अब बात करेंगे विद्युत धारा का। देखता हूँ इसी के अंदर डाला हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या इसके बाद एक और चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि अभी जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं बहुत लंबा चैप्टर होने वाली है। अंडरस्टैंड? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द वन डे एग्जामिनेशंस।
electricity. Understand? The first question, कथन एंड कारण. कथन में कहा जा रहा है आपका कि परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है. आगे कहा जा रहा है कि परिणामित्र यानी कि ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में लिख रहा है, आगे होगा लिखा हुआ तो थोड़ा समझ जाइएगा. परिणामित्र का मतलब है ट्रांसफॉर्मर. ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग निर्दिष्ट धारा, यहाँ दी धारा लिखा है ना, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट परिपथ में किया जाता है. जी नहीं, ये गलत है. डायरेक्ट करंट के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता है. कहा एसी करंट के लिए होता है, अल्टरनेट के लिए. कह रहा है ट्रांसफॉर्मर यानी कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन एवं अपचयन के लिए किया जाता है. यानी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ाता भी है या घटा भी सकता है. अंडरस्टैंड. आगे कहा जा रहा है किंतु इसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा में होता है. फिर से सुनिए, किंतु इसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता है, मतलब डायरेक्ट करंट में नहीं होता है, इसका प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट में होता है. हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, कोई नहीं, मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ जो भी मुझे आइडिया है. मतलब सही बता रहा हूँ, आइडिया है कहने का मतलब ये मत सोचिए कि मैं गड़बड़ बताऊंगा. मेरे को जो नहीं आता मैं क्लियर बोल दूंगा, ये मेरे को नहीं आता. अंडरस्टैंड. गलती मैं नहीं कभी करा सकता. 2009 से क्लास ले रहा हूँ. हाँ, मिस्टेक हो जाए वो अलग बात है. मेरे को पता है कि ये आंसर मेरे को नहीं पता, तो मैं उसका गलत तो आपको जवाब दे के आगे नहीं बढ़ूंगा कभी भी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से क्या यहाँ 0.25 से सिलेक्शन गड़बड़ होता है, तो फिर इतनी बड़ी रिस्क कैसे मैं ले सकता हूँ. किसी के जीवन वाली बात होती है. आप मेरे विश्वास पे ही तो आके हमसे पढ़ रहे हैं. हाँ, मेरे से हो सकता है मिस्टेक हो जाए कभी, वो अलग बात होती है. घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम का संयोग होता है, और प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी नहीं, इतनी नहीं होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है. मूलतः बोल रहा है ना, अप्रोक्सली हमारे घर में समांतर क्रम होता है. इसका रीजन है कि मान के चलिए यहाँ एक ठंडा तार है, एक गर्म तार है, और एक अर्थिंग भी कर लेते हैं. यहाँ पे एक बल्ब है, एक तार यहाँ से भेजा, एक तार यहाँ से भेजा, एक तार यहाँ से भेजा, ठीक है, बल्ब जल गया. अब क्या हुआ, मान के चलिए मेरे को फ्रीज है, तो मैं यहाँ से एक तार भेजूंगा, एक तार यहाँ से भेजूंगा, एक तार यहाँ से भेजूंगा, फ्रीज मेरा चल जाएगा. लेकिन मान के चलिए मैं ऐसा गलती कर देता कि यहाँ मान के चलिए मेरा पंखा है और यहाँ पे मेरा फ्रीज है, मैं एक तार इसको देता, एक तार यहाँ देता, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, और एक तार इधर से भेजता. बात समझ में आ रही है? एक तार यहाँ डालता और एक तार यहाँ डालता, मैं समझाता हूँ क्या है, और एक तार यहाँ से कनेक्ट करता. ये नहीं समझ में आएगा बहुत लोग को, मैं समझा देता हूँ. मान के चलिए ये पॉजिटिव है और दिस इज निगेटिव, दिस इज अर्थिंग. अर्थिंग जो होता है वो बॉडी से कनेक्ट किया जाता है. अर्थिंग से कोई मतलब नहीं. अर्थिंग आप नहीं भी देंगे तो बल्ब आपका जलेगा, पंखा वंखा सब चलेगा, क्योंकि ये जो अर्थिंग होता है, ग्राउंड वायर होता है, ये सिर्फ सेफ्टी पर्पज से होता है. तो फिलहाल अर्थिंग को निगलेक्ट करके चलिए, ये दोनों वायर क्या है, ये बॉडी से इसके कनेक्ट होता है. तो एक आपने पॉजिटिव इधर से दिया, अब इससे होता हुआ ये यहाँ से गुजरता हुआ इधर आएगा. अब क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि आपका एक पंखा तो जल गया, ये ब्रेक हो गया. अब मैं पंखा को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ किसी तरह जल्दी जल्दी. मान के चलिए पंखा हट तो गया, अब तो इट खराब हो गया, मतलब पंखा चल नहीं रहा, लाइन कट गया, ब्रेक हो गया. अब बताइए, आपका टीवी भी खत्म कहानी, टीवी का भी गयो कहानी, बिकॉज जब आपने पंखा जब कट किया तो ये भी कट हो गया. लेकिन यही अगर मैं ऐसा तार जोड़ा होता, एक प्लस इसमें दिया होता, एक ठंडा यहाँ से दिया होता, एक ठंडा इसमें दिया होता, एक प्लस यहाँ से दिया होता, तो फिर ये चलता तो कम से कम रहता, ये ना खराब हुआ होता. इसीलिए समांतर क्रम ही होता है, ये ध्यान रखिएगा. कोशिश किया कि आपको समझा दूं. मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है. मेन तार जहाँ से आता है, मेन लाइन. फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है. मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है. जी नहीं, हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है. मेन लाइन ये आया, इसको ऐसे जोड़ा जाता है, यहाँ है फ्यूज, क्योंकि तार गलेगा तो कट हो जाना चाहिए. समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि आप तो गड़बड़ कर रहे हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है. ये सब गलत है, ये सब गलत है. इसका गलनांक निम्न होता है. हाँ, इसका गलनांक निम्न होता है. प्रतिरोधकता उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब इसका रेसिस्टेंस उच्च होता है, लेकिन गलनांक कम होता है. इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है.
देखिए ये भी इसके लिए कंडीशन सही है, प्रतिरोध इसका उच्च होता है, लेकिन यहाँ बहुत लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध तो नहीं होता। इसका सी आंसर ही बेस्ट होगा। नीचे पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। फ्यूज तार ऐसे धातु का बना होता है जिसका गलनांक निम्न होता है, जिसमें अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह गर्म होकर पिघल जाते हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और घरों की कीमती उपकरण नष्ट हो जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ एक कथन कह रहा है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है, तब उसके बीच में विद्युत प्रवाह की जाती है। एक धातु तार का एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है, तब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए ताप बढ़ा तो याद रखिएगा ना कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब मूवमेंट ऑफ बिजली कम जाएगा, आपका स्लो पड़ जाएगा। लेकिन अधातु का तार रहता है या अधातु में उल्टा होता है, जैसे ही हिट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रफ्तार जो है बढ़ जाती है। तो कारण यहाँ कह रहा है धातु अणुओं के परस्पर संघटन से ऊष्मा ऊर्जा का विमोचन होता है। तो वो बात तो वहाँ गर्मी का बात कहा, वहाँ थोड़ा-सा लिखने में ना मिस्टेक लिखा हुआ था। ये कह सकता था बिजली प्रवाहित करने पर गर्म हो जाता है वायर, तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसका रीज़न यही है कि अणुओं के बीच में परस्पर संघटन का ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाता है। इसका दोनों बात सही में रखा जाएगा। किसी भी धातु तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, अंडरस्टैंड। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का तापक्रम बढ़ जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना सही से, विद्युत के प्रवाह से अणुओं के बीच संघट्ट होता है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा का उन्मोचन होता है, मतलब बाहर निकलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। आगे कहता है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ फिलामेंट। If this is the filament, then the thickness of the filament not equal at anywhere। ऐसा नहीं कि हर जगह इक्वल रहेगा, कभी मोटा कहीं पतला हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो बनाया जा रहा है। तो बनाया जा रहा है किसी भी मशीन के द्वारा, तो इक्वली तो पूरा नहीं बनाया जा सकता। कहीं भी हल्का भी पतला होगा, वहां से ब्रेक करने का चांस रहता है। पहला कंडीशन यही हुआ। नेक्स्ट है कि बल्ब बना हुआ है। मैं एक बल्ब दिखाता हूँ आपको बनाकर। सॉरी, बल्ब थोड़ा सा इफ दिस इज बल्ब। अब एक बात बताइए, इसके अंदर हमको तो निकालना आर्गन डालना होगा, यानी नॉन रिएक्टिव गैस डालना होगा। इसको निर्वात करना है, इसके अंदर से सारी चीज़ निकालना है, जो आप पॉसिबल नहीं है कि पूरी निर्वात कर सको किसी भी रीजन से, समझे। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने, इससे भी गड़बड़ होने का संभावना रहता है। और फिलामेंट की सहायक तार, मान के चलिए फिलामेंट आप लगा रहे हैं, तो पहली नंबर बात तो एक बात बताना मेरे को, अंदर एक तार ऐसे आप 2 गो डालोगे, उसी में ना ऐसे ऐसे फिलामेंट लगाओगे। ये जो तार होगा यहाँ वाला, ये थोड़ा ना फिलामेंट है, फिलामेंट तो आपके ऊपर में है। अब ये तार तो गल जाएगा ना, फिलामेंट बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, तो ये जो साइड से आपने वायर लगाया यही गल जाएगा, और ये गल गया तो काम खत्म। ये तीनों रीजन वैलिड रीजन है। एक चीज़ जानते होंगे, टंगस्टन का बना होता है। कह रहा है एक साधारण बिजली का बल्ब अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि बल्ब पूर्णतया रूप से निर्वातित नहीं किया जाता, चूंकि साधारण बल्ब का जीवन टंगस्टन से बने फिलामेंट की समानता पर निर्भर करती है। इसके अलावा फिलामेंट का तार का समान नहीं होता है एवं फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। ये सारी पॉइंट लीगल थी। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मोटर कार बैटरी के बारे में कह रहा है, विचार करके बताइए। कह रहा है वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, दिस इज द राइट, 12 वोल्ट का बैटरी लगता है। कह रहा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, H2SO4 होता है। कौन सा डाला जाता है, H2SO4, या लेड बैटरी भी आजकल लग रहा है। आगे बढ़िए। तो ये तो गड़बड़ है 2 नंबर, सही बताना था ना। हाँ, इलेक्ट्रोडो शीशा तथा ताम्र का होता है, तांबा का कभी भी नहीं लगता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेड का लगता है, लेड का।
लेड यहाँ लिखा है शीशा, लेकिन तांबा का तो नहीं होता। कह रहा है धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, यानी कि 4 आंसर दीजिए इसका। यहाँ से समझ लीजिए डिटेल में। कह रहा है कि कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में, मैंने बोला ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, जो कि 35% होता है और उसमें 65% जल डाला जाता है। कहा जाता है तथा बैटरी के इलेक्ट्रोड लेड का तथा लेड ऑक्साइड के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड इसके होते हैं क्या, लेड या लेड ऑक्साइड के होते हैं। मोटर कार में प्रयुक्त होने वाली बैटरी की वोल्टता 12 वोल्ट होती है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। एम्पियर घंटा। समझ रहे हैं, बातें क्लियर हो रही है ना? क्योंकि एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, उस समय जवाब देकर आइएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। प्रदीप्त नलिकाओं यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ चोक आसंजित फिट होता है। चोक कुंडली, चोक कॉइल। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके साथ एक दिया जाता है चौक आसंजित दिया जाता है। वो चौक कॉइल क्यों दिया जाता है? चौक का जो कुंडली बना होता है, पूछ रहा है। कह रहा है इसका आंसर हो सकता है कि परिपथ में विद्युत धारा कम करती है यह। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि घरों में 220 और 50 हर्ट्ज पे आती है। ये तो याद रख लीजिए, ये तो बड़ी अच्छी बात यहाँ लिख दिया। हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है और 50 हर्ट्ज पे आती है कि विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि ऐसे स्रोत को सीधे प्रदीप्त नलिका यानी मरकरी लैंप या ट्यूबलाइट से जोड़ दिया जाए तो वह खराब हो जाएगी। इसीलिए इसके साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, ये भी याद रखना है, श्रेणी क्रम में चोक कुंडी लगाकर उसमें बहने वाली धारा को कम किया जाता है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। चोक कुंडली को तांबे के विद्युत रोधी मोटे तार के अनेक फेरे नर्म लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। क्या रहता है, मैं दिखाऊं क्या? ऐसा रहता है, बताता हूँ। शायद कुछ लोग ही जानते होंगे, नाम मात्र के, लमसम लोग नहीं जानते ये बात। एक तार यहाँ से आया, ऐसे जाएगा, ये ना इसको लपेट दिया जाता है और यही हो गया आपका क्या। ऐसा आप कभी देखे भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर, यही चौक के अंदर निकलेगा इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो तारों की लंबाई या और प्रतिरोध क्रमशः 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? दोनों चीज़ आपके सामने दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है। इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रो को, इसको रो पढ़ते हैं। मेरा नाम रोहित है और इसको रो पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है ये फोर क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। कोई भी तार होता है, आप देखेंगे ज़्यादातर गोल ही तार होता है ऐसे मोटाई का। तो ये जो है ना, यही गोलाई की बात कर रहा है एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर वाला। और एल लंबाई हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक का, और इसका प्रतिरोधकता की बात कर रहा है। तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यहाँ आपका R1/R2 बराबर रो 1 बाई रो 2 गुने L1/L2 A2 बाई A1। सारी वैल्यू को जब डाल के यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 10 ओम। तो आंसर उसका था R1 बराबर R2 इक्वल टू 10 ओम। वैसे मैं रेडी कर रहा हूँ एक, मैं बहुत बेहतरीन एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें आई थिंक 2-3 या 4 भी हो सकता है। मैं 5 वीडियो का सीरीज जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ हर चैप्टर का। रेडी कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे। कथन ए में कह रहा है हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। जी नहीं, 50 हर्ट्ज पे आती है, ये गलत है। मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्ट तक की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। जी नहीं। क्या ये बोल रहा है? डी नंबर आंसर, ए गलत है, आर सही है। देखता हूँ जरा क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में गमन करती है, राइट। इस धारा की 100 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। इस धारा की 100 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है क्योंकि इसको मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो इससे इस हिसाब से तो दोनों गलत हो गई।
कह रहा है कि घरों में बिजली की लाइन प्रत्यावर्ती धारा प्रति सेकंड दिशा बदलती है, तो 60 बार तो नहीं बदलती, ये तो 100 बार दिशा बदलती है। 100 बार इसलिए बदलती है कि हर्ट्ज में 50 आता है, यहाँ 50 होना चाहिए। अगर यहाँ 100 यहाँ 50 लिख दिया तो दोनों कथन सही हो जाएगा। फिलहाल दोनों कथन गलत है, इसका दोनों कथन गलत है, दोनों। आगे बढ़ते हैं। देखिए हर्ज का मतलब क्या है मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ऐसे पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था। अगर मान के चलिए ऐसे 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 जा रहा है, तो यहाँ बीच से एक लाइन है, यही हर्ज है आपका। कि मान के इस समय से इस समय के अंतराल के बीच पूछिए तो कितनी बार ऊपर नीचे हुआ, उसी को हर्ज बोलते हैं। तो 50 हर्ज मतलब 100 बार उसका दिशा बदलता है। मानव शरीर शुष्क मतलब सूखा हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। सूखा हुआ मानव के शरीर का पूछ रहा प्रतिरोध कितनी है, तो 10 के पावर 6 देना आंसर सही रहेगा, ओम। मानव शरीर के विभिन्न प्रतिरोध होते हैं, जब यह शुष्क होता है तो इसका प्रतिरोध 10 के पावर 6 ओम होता है, यानी 1,00,000। तो 10 के पावर 1 सेकेंड, जब पसीने या पानी में गीला होता है तो इसका प्रतिरोध केवल 1000 ओम होता है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे अलग अलग सोर्स से अगर चेक करेंगे आप तो अलग अलग दिया हुआ रह रहा है। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे 10,000 बोलता है, कहीं पे 6 जीरो भी बोल रहा है, समझ में आ रही है, कहीं 5 जीरो बोल रहा है। इस तरह के अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन मेनली मैं आपको बता दूं, जो भींगा हुआ शरीर होता है उसका 1000 है, ये हर जगह मुझे दिखा। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत जगह सर्च करेंगे, अलग अलग आएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसका आंसर देना 10 के पावर 4 ज़्यादा सही रहेगा। बात समझ में आ रही है? 10,000 के करीब देना मुझे लगता है परफेक्ट रहेगा। 10 के पावर 4 कितना होगा? 10,000 होगा ना? अंडरस्टैंड? मुझे लगता है, जैसा कि अभी तक मैंने जितना सर्च किया है। वैसे आप भी इस क्वेश्चन को सर्च करके देखिएगा आप अपना आइडिया से। मैंने एआई से पूछा, मैंने गूगल से पूछा, बहुत जगह से मेटा से पूछा, तो सब बदल बदल कर बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यही आंसर देना परफेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन में डालते हुए, वैसे गीला शरीर का 1000 हर जगह बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। कह रहा है सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट लगा रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होगा, क्या होगा उस पर? के लिखा हुआ है, कितना टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहा जाता है ट्यूबलाइट जो होता है ये 1500 से लेकर 3000 केल्विन वाली होती है। तो उस हिसाब से देख लीजिए। कह रहा है प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट गर्म और ठंडा वातावरण निर्मित करने वाली होती है। गर्म वातावरण निर्मित करने वाली ट्यूबलाइट कम केल्विन यानी 1500 से 3000 केल्विन वाली होती है, जबकि ठंडा वातावरण निर्मित करने वाली ट्यूबलाइट अधिक केल्विन यानी 4000 से 8000 केल्विन तक होती है, जो भारत में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या था? यहाँ तो कह दिया डायरेक्ट कि सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली। सामान्यतः देखा जाए तो कितना आंसर देना सही रहेगा? ये तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना। तो देखिए, 1000 की बात करें तो 1500 से 3000, तो उसके बीच ये भी है, ये भी है। अंडरस्टैंड? एक मिनट। जानते हैं के का मतलब क्या होता है? 200 असल में देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माफी चाहते हैं, क्योंकि 1500 से 3000 के बीच हम लोग को घूमना है। तो इसके लिए ये आंसर देना सही रहेगा। अब ये कहेंगे कि में तो है नहीं सर, इसलिए क्योंकि यहाँ तो है ना 4000 से 8000, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं इसको जवाब। वैसे अगर इसके बीच भी रेंज दे तो भी जवाब दिया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? लोहा तथा टीना। तो याद रखिए सीसा और टीन का बनाया जाता है। एसएन टीन को बोलते हैं और लेड पीबी पीबी लेड को बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ सही तो है, लेड को ही सीसा बोलते हैं ना, और टीन बोलते हैं इसको, तो इसी का मिक्सचर का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सोल्डर एक
गलनशील प्रक्रिया है। 90 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस पर या 190 फ़ारेनहाइट से 840 फ़ारेनहाइट के तापमान पर गलन बिंदु पर पहुंचती है और पिघली पदार्थ धायित्व सतह से जुड़ जाती है। इस विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्लम्बिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सोल्डर, गौर से सुनिए, सोल्डर जो होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा का मैंने बताया आपको पीवी लेड, और उसका एसएन टीन का बताया। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो ग्राफीन की यदि बात करिए, वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उच्चतम है। सही बात है। आगे कह रहा है कि वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ये भी सही बात है। आगे कह रहा है कि वह पूर्णतः सिलिकॉन से होता है और उसका चाक्षुष पारदर्शी उच्च होता है। पूर्णतः सिलिकॉन से नहीं बना हुआ है ग्राफीन। आगे कह रहा है कि उसका टच स्क्रीन एलसीडी कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोडों के रूप में इस्तेमाल होता है। 100%। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ग्राफीन एक द्विआयामी पदार्थ है, इसकी विद्युत चालकता अच्छी है। यह अब तक जांचे गए पतले व शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, इसीलिए इसका प्रयोग टच स्क्रीन एलईडी तथा कार्बनिक एलईडी में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। अंडरस्टैंड? टच स्क्रीन में होता है, एलईडी में होता है, कार्बनिक एलईडी में होता है इलेक्ट्रोडों के रूप में। यहाँ है कि अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पहुंच जाए तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, ध्रुवों से दूर मोड़ देती है। ये सही हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय शक्ति है ना, वो उसको अलग मोड़ देती है। ओजोन परत नहीं उसको, उसका काम है। ए नंबर आंसर होगा इसका। आंसर ए ही होगा। देखिए, विद्युत पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति विद्युत आवेशी कणों को अपने ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करिए। पहला करा है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। जब सौर तापीय प्रक्रिया का प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट का जनन करती है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारत के पास सौर तापीय औद्योगिक के लिए विनिर्माण उद्योग है, किंतु प्रकाश वोल्टीय औद्योगिक के लिए नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने जो बताया उस चीज़ को थोड़ा क्लियरिफाई कर दूँ। पहली नंबर एक बात जानिए, कभी भी सोलर प्लेट होती है, इसमें से वायर निकल रही है। एक यहाँ पे ऐसे नीचे में, ये नीचे का सीन ऊपर बना दिया मैं, ये नीचे है। सौर प्लेट के ऊपर में प्रकाश आके पड़ी है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो वायर में जाएगा क्या बोलता है उसको, लाइन करेंट, वो हमेशा डीसी होता है, डायरेक्ट करेंट ही होता है। चाहे वो प्रकाश वोल्टीय आप नाम ले लीजिए या आपने एक और नाम क्या लिया था, सौर तापीय, इन बोथ आपको डायरेक्ट करंट ही मिलता है, डायरेक्ट करंट ही मिलता है। पहली नंबर बात तो आपका ये तो गलत हो गया। आगे एक चीज़ और जानिएगा, इंडिया में दोनों के लिए कह रहा है, भारत के पास तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है परंतु वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए आधार ये है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है और पहला सही है, मतलब ये दोनों गलत है, पहला सही था पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको। क्या बताया? प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट करंट आ रहा है, उसको डायरेक्ट
कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब बिजली के प्रकाश से ही करंट बना दे रहा है। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित प्रक्रिया के लिए करती है, जिसका उपयोग विद्युत जनन प्रक्रिया में होता है। ये समझाता हूँ क्या है। हुआ क्या, यह प्लेट है, सूर्य का ताप इस पर कस के पड़ा, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट किया गया और उससे क्या हुआ कि पानी को गर्म किया गया और उससे टरबाइन घूमा और उससे बिजली पैदा हुआ। ये लास्ट वाला पॉइंट यही कर रहा है। ये जो शब्द दिया है कहाँ गया, ताप जनित, ठीक है। जो वहाँ पे सॉल्यूशन है वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम आयाम शेष तीनों से भिन्न है। ऊर्जा यूनिट आयतन, वोल्टता और आवेश यूनिट आयतन का गुणनफल, कोणीय संवेग, क्या लिख रहा है, बल यूनिट क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि दिए गए विकल्प में से वोल्टता और आवेश का आयाम भिन्न है जबकि अन्य सभी एक समान है। ऊर्जा बटा यूनिट आयतन, समझ ही नहीं आ रहा, बटा दिया है कि क्या दिया है। ऊर्जा यूनिट आयतन, नेक्स्ट है सी में कोणीय संवेग यूनिट द्रव्यमान। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए दोस्त, पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आखिर कहना क्या चाहते हो। कह रहा है फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। फ्लैश बल्बों का तार जो होता है, बल्बों का तंतु, तार यानी तंतु मैग्नीशियम का बना होता है। इसका गलनांक अति उच्च होता है इसीलिए। नेक्स्ट है फैरड किसका एकक है। फैरड मात्रक पूछ रहा है, तो धारिता को नापते हुए फैरड में, फैरड विद्युत धारिता का मात्रक है। एसआई में मात्रक होता है। किसी चालक की धारिता एक फैरड तब होता है जब एक चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए, तब उसके विभव में 1 वोल्टता की बढ़ोतरी हो जाए तो 1 फैरड बोलते हैं विद्युत धारिता। डायनमो किसका परिवर्तित करता है। डायनमो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। और मोटर अगर जब भी पूछ दे मोटर, तो याद रखिएगा वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ये है मोटर का बी नंबर वाला। यहाँ कह रहा है यदि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आधारित है। अच्छा, एक और बात है, डायनमो जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए, प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक फार्मूला दे भी दिया, अच्छा किया दे दिया यहाँ पे, अभी मैं ये लिखने ही वाला था। आर बराबर होता है आपका रो एल बाई ए, लंबाई बढ़ाएंगे तो ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को गौर से सुनिए, बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस कम जाएगा और इसको घटाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था ना, मोटाई बढ़ा दोगे आप तो आपको रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और मोटाई को छोटा कर दोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। उल्टा है ना। यानी पूछा जाए, गौर से सुनिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती, तार के लंबाई के बढ़ने पर तार प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटने पर तार का प्रतिरोध भी घट जाएगा। आर रो एल बाई ए होता है। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनंत वैद्युत प्रतिरोध है तो विद्युत रोधी कह देते हैं, उसमें बिजली जाएगा ही नहीं जाएगा, कुचालक हो गया ना पदार्थ, इतना ज़्यादा प्रतिरोध है कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया थोड़ा भी। इस क्वेश्चन में है कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। प्रतिरोध के बारे में गलत, पहला है यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये सही है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। सीधे अनुपात कहेंगे क्या, लंबाई के साथ, हाँ ये भी सही है। यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, ये भी सही है। ताप में वृद्धि के साथ विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी इसका आंसर हमको लगता है बी होएगा।
हाँ, नहीं होएगा बी, वही तो मैं बोला सारा इसका सही है, मुझे लग रहा था। देखिए, क्योंकि विद्युत ताप वृद्धि बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध तो बढ़ ही जाएगा। फिर कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो अभी मैंने बताया ना आर बराबर रो एल बाई ए, तो एरिया नीचे है ना, तो व्युत्क्रम अनुपाती हो गया। और यहाँ कह रहा है कि तार की लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है, तो जी हाँ, आप देखिए आर बराबर रो एल बाई ए, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो सीधा अनुपातिक हो गया। और आगे कह रहा है तार के सामग्री पर निर्भर करता है, एकदम मटेरियल पर निर्भर होता है। इसका सारा आंसर सही था। नेक्स्ट है आपका कि परिणामित्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर का क्यों प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए। डीसी वोल्टता, डीसी की तो बातें मत कीजिए, एसी ऊर्जा डीसी की बात नहीं करिए। विद्युत ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, जी नहीं, इसका हो जाएगा एसी बढ़ाने के लिए। ट्रांसफर डीसी वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, ट्रांसफार्मर एसी को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि, आंसर आप दे देंगे इसका, स्वल्प आयनन होता है, वाष्पशील नहीं होता है, अति उच्चतम विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। इसका हो जाएगा आयन, तो आयन स्व अल्प आयनित होता है, मतलब आयन नहीं होता है, सीधा कहिए ना आयन। जब तक देखिए निगेटिव पॉजिटिव जब तक नहीं बनेगा तब तक बिजली नहीं जा पाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, जो कि नहीं हो पाता है। वैद्युत चालकता आयन की उपस्थिति पर निर्भर करती है, यही बात मैंने बोला। आयन के न होने पर विद्युत प्रवाह नहीं होता है। शुद्ध जल में आयनों की उपस्थिति न के बराबर होती है, यही कारण है विद्युत का कुचालक रहता है। स्व अल्प मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्प आयन होता है, न के बराबर, सीधा कहिए न ही आयन कहिए, इतना अल्प होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। जितने भी गर्म करने वाला चीज़ होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और लेड का प्रयोग होता है बैटरी के अंदर, और तांबा का प्रयोग होता है बैटरी में। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब है ना, उसका तंतु टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक अति उच्च होता है, प्रतिरोध भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो आर्गन गैस भरा रहता है, अक्रिय गैस है, तंतु के उच्च ऑक्सीकरण से बचाता है। आर्गन का घनत्व हवा में 38% से अधिक होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। समझे, वायु प्रदूषण धुआं के कण को नियंत्रित करने हेतु वैद्युत अवक्षेपण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा, तो चम्मच को कैथोड, गौर से सुनिए, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल को एनोड बनाना होगा। आप याद रखिएगा कि चम्मच को कैथोड पर डाल दीजिए और निकेल को, शुद्ध निकेल का एनोड बना दीजिए, तो धीरे धीरे निकेल आकर चम्मच के ऊपर में चिपक जाएगा। जब कह रहा है किसी भी धातु पर परत चढ़ानी हो तो उसे कैथोड पर रखते हैं, अगर जिस पर परत चढ़ाना उसको कैथोड पे रखते हैं। इसका एक ट्रिक है, मैं ट्रिक देता हूँ, देखिए एगो शब्द पर ध्यान दीजिए, कलई। कलई अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, जो नहीं जानते, कलई का मतलब होता है पेंटिंग करना। आप जब क्या कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाइए ना, आप विद्युत लेपन कर रहे थे, एक तरह से एकदम पतला सा लेयर पेंट ही तो करते हैं, तो क वाला आंसर होता है इसका लिए। जिसको पेंट करना है उसको कैथोड पर रखिए, कलई करिए उसके ऊपर, इसीलिए कैथोड पर डलेगा। जिस धातु की परत चढ़ानी उसे एनोड से जोड़ा जाता है। और जिसको मतलब पेंट को चला, मान के चलिए जिसको इसके ऊपर चढ़ाना है तो उसको एनोड पर डालिए। यहाँ चम्मच को कैथोड और निकेल को एनोड पर डालना होगा क्योंकि चम्मच पे पेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, शुद्ध जल, बेंजीन, रबर, लवण जल। लवण जल हो जाएगा। शुद्ध जल का लवण विहीन होता है, जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रवाह नहीं होता है। शुद्ध जल में लवण मिला देने से विद्युत का प्रवाह अच्छा खासा होने लगता है।
यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम की तुलना में चांदी की चालकता अधिक होती है। चांदी की प्रतिरोधकता 1.6 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है, जो बहुत ही न्यून है, बहुत कम है कहने का मतलब। समझ में आ रही है ना बातें? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध, सुरक्षा फ्यूज है ना, प्रतिरोध जो होता है गलनांक कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार के लिए उपयुक्त धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। देखिए यहाँ आया ना, प्रतिरोध अधिक होता है। और विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है और सुरक्षा करता है अदर उपकरण का। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड नर्म लोहे के निर्मित होते हैं। नर्म लोहे की क्रोड के द्वारा चुंबकीय रेखाओं को केंद्रित करके ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। बहुत जल्दी ये चुंबकीय भी हो जाता है, अचुंबकीय भी हो जाता है। किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट बराबर लिखेंगे 100 वाट गुने 60 गुने 60 सेकेंड, यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश तो हम कूलम में नापते हैं, आवेश को हम कूलम में नापते हैं। विद्युत कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और केल्विन ताप का मात्रक है। ऊष्मा का डिग्री सेल्सियस है। और ऊष्मा को आप जान लीजिए कैलोरी में भी नापा जाता है, जूल में भी नापा जाता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश है, गति में है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है तथा विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल बोलते हैं इसको। थर्मोकपल का प्रयोग तापमान को नियंत्रित करने हेतु होता है। यह ऊष्मीय ऊर्जा को, कौन सा? ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग मध्य मूल, आरएमएस। धारा के वर्ग मध्य मूल यानी आरएमएस का मान एसी मीटर द्वारा मापा जाता है। एसी के एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्ग के मूल के धारा का वर्ग मध्य मूल मान होता है। इतना मत जानिए, डायरेक्ट इसको याद करिए, मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। एसी परिपथ में क्या है, एसी मीटर जो है आरएमएस को नापता है। हिंदी में अगर जानना चाहते हैं, वर्ग मध्य मूल बोलते हैं उसको। आगे कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण पर के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का कार्य संचालित होता है। इसके अनुसार यदि दो कुंडली का प्रेरण युग्मित कर दिया जाए तथा उसमें एक में धारा या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, तब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। बताइए जरा ये क्वेश्चन। नीचे देख सकते हैं, फार्मूला आपके सामने दिया गया है। फार्मूला है इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा बराबर होता है Q इंटू वोल्ट, Q इंटू V। तो आप क्या डालेंगे? सबसे पहले 1.6 डालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी बात किया जाए 1.6 गुने 10⁻⁻1 गुने 1000 हो जाएगा। 1000 इसलिए हो जाएगा क्योंकि किलो वोल्ट जब भी दिया हो तो उसको 1000 से गुना करके वोल्ट में आप बदल देंगे। तो 1.6 गुने 10⁻⁻1 गुने 1000 हो जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करिएगा। अच्छा, एक चीज़ समझिए ज़रा, यहाँ एक गड़बड़ी और है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ी है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है ना, वो 10⁻⁻1 नहीं होता है। अब इसको समझिए ज़रा, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1 गुना 10⁻3, या इसी को लिख सकते हैं आप 1 पर 3 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है।
इतना वोल्ट लिख सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो चार्ज आपको पता होनी चाहिए, 19 होता है। कितना होता है यहाँ पे 9 छूटा हुआ एक तरह से कहिएगा, बात समझे। 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है कूलम्ब, और इंटू हो जाएगा आपका इतना वोल्ट, तो आपका टोटल निकलेगा कितना। तभी तो 3 जीरो जाकर इस पर से माइनस हो जाएगा, तभी तो 16 आएगा माइनस में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये 3 जीरो पॉजिटिव है, या इसके ऊपर माइनस में 19 है तो 16 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये पता होना चाहिए आपको कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कूलम्ब में, आवेश। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित परिपथ पर विचार करिए और ऊपर दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। सभी का वैल्यू आर है, सभी का रेसिस्टेंस बराबर है, आर है, ध्यान रखिएगा। तो इसका तरीका होता है कि इसको ना एक एक करके आप छोटा करिए। इसको ना मैंने ऐसा इमेज कर दिया, इससे क्या हुआ कि ये दोनों को मैं एक करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 1/r और प्लस 1/r ऐसे करके जोड़िएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, नीचे आर आएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 2/r, और ये आर ही है अभी, बात समझ में आ रही है। इसका वैल्यू 2/r हो गया, इसका आर है, नीचे वाला भी आर ही है, ठीक है। तो एक सेकेंड दीजिए मुझे, थोड़ा सा मैं क्लीन करूँ, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। इसका वैल्यू हमने निकाला 2/r, ये आर है और ए आर है, तो आपको पता है इसके बाद जो इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एक करिएगा। तो 2/r को ना आपको जोड़ना पड़ेगा आर में, सीधा ही जुड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार सीरीज हुआ, उस समय पैरेलल था, यहाँ पे पैरेलल था तो उल्टा करके जोड़े थे, यहाँ सीधा जोड़ेंगे। तो 2/r में जब r जोड़ेंगे तो बटा में 1 मान लीजिए, r आ जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस आर स्क्वायर, तो ऊपर वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस आर स्क्वायर बटा आर, ध्यान रखिएगा। तो मैं अब इसको क्लीन करके मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, जरा एक सेकेंड मुझे दीजिए। ऊपर वाला का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस आर स्क्वायर बटा आर, और नीचे वाला आर था, अब ये पैरेलल में हो गया तो उल्टा करके जोड़िएगा, यानी आर बटा 2 प्लस आर स्क्वायर और प्लस 1/r, ऐसे करके सॉल्व करना होगा, बात समझ में आ रही है। और लास्ट में पलटना भी रहेगा, जब इसको निकालिएगा टोटल फाइनल तो ये आएगा आपका, आप खुद करके देख लीजिएगा जरा, 3/5 आर के बराबर आपका निकल कर आएगा, ठीक है। कंडीशन मैंने बताया, इन दोनों को जब जोड़िएगा तो उल्टा करके जोड़िएगा, जो वैल्यू आएगा उसको ये सीधा जोड़ दीजिएगा। अगला कंडीशन में जो वैल्यू आएगा उसको इसके साथ उल्टा करके जोड़ दीजिएगा, और फिर बाद में पलट दीजिएगा। यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, न्यूमेरिकल जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ वैसे मैं लिख के बताऊंगा, इस पर पूरी बात नहीं लिख पा रहा हूँ। जी जवाब दीजिए। विद्युत स्थिरी नाइक्रोम का तार उसके अंदर लगा रहता है। जल तापक वाटर हीटर, इसमें भी नाइक्रोम का वायर रहता है। कक्षा तापक रूम हीटर, इसमें भी नाइक्रोम का वायर रहता है। जैसे विद्युत उपकरणों के संयोजी केबल में 3 विभिन्न वर्ण लाल, हरा और काला के 3 विद्युत रोधित तांबे के तार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ण कोड है। अच्छा, कलर पूछ रहा है आपसे। लाल को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव वायर, हरा, एक मिनट, हरा हमेशा याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है मैं दे देता हूँ। हरा जो होता है ना, पेड़ पौधा कहाँ पैदा होता है, जमीन पर, पेड़ पौधा जमीन से निकलता है ना, तो जमीन में जो चीज़ आप लगाएंगे, जमीन में जो चीज़ लगाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा अर्थ वायर। मतलब क्योंकि हरा हरा चीज़ कहाँ निकलता है, जमीन पे, तो हरा वायर कहाँ पे लगता है, जमीन पे लगता है। ध्यान रखिएगा, ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो हरा वायर अर्थिक होता है, ये प्लस होता है, इसको विधुन्मय तार बोलते हैं। प्लस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को विधुन्मय तार। और एक काला होता है या पीला, कोई भी कलर हो सकता है, हरा को छोड़कर, हरा लाल को छोड़कर कोई भी कलर का यहाँ तार होगा, वो सारे तार जो होते हैं वो सारे ठंडा को वो करता है, इसको बोलते हैं निराविष तारे। इसका सी आंसर दीजिए, ठीक है। लाल विधुन्मय तार हो गया,
हरा भू संपर्क तार हो गया, और काला तार निरावेशित तार होता है, मतलब जिसको माइनस वाला बोलते हैं हम लोग। अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत लोग को नहीं आइडिया रहता है, यहाँ से आइडिया लग सकता है। इस पिक्चर को गौर से देखिए, पढ़िए। तीन रैखिक प्रतिरोध हो 1, 2 और 3 के लिए धारा I का वोल्टता T के बीच ग्राफ नीचे दिया गया है। एनडीए का सवाल है, नीचे वोल्ट है और यहाँ करंट है। अब आपको अनुभव करके बताना है, 1, 2, 3 तीनों आपने देख लिया, गौर कर लीजिएगा। नीचे वाला यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी 3 बीच में है, 2 यहाँ है, यहाँ 1 है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब पढ़िए। यहाँ कह रहा है कि यदि इन प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1, R2 और R3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? ध्यान दीजिए, R1, R2, R2, R3 ऐसे हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कहाँ होगा, ये सीक्वेंस बैठाइए। इमेज समझा आपने? आइए, जब आप सजाने जाएंगे तो याद रखिएगा, जैसा वहाँ सीक्वेंस है उस सीक्वेंस पर आएगा R1, फिर R3, फिर R2। सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस इसके पास होगा, R1 के पास सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, उससे कम जाएगा R3 के पास, इससे भी कम जाएगा R2 के पास। आज के बाद एक चीज़ माइंड में आपके आ जाना चाहिए, करेंट यहाँ है, अगर वोल्ट यहाँ है तो जो ऊपर में होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आएगा रेसिस्टेंस कमता जाएगा, रेसिस्टेंस कमता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है ना। आप दिमाग तो लगाओ, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट आपने दिया, मान के चलिए हर कंडीशन में समान करंट दिया। अब खुद देखो ना, यहाँ से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ आपने ऐसे खींचा, यहाँ मान के चलिए कि 2 एम्पियर का आपने करंट दिया। आप देखिए यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ एक ही है, यहाँ कट हुआ है, यहाँ 2 वोल्टेज है, यहाँ कट हुआ है, यहाँ 3 वोल्टेज है। तो वोल्टेज ज़्यादा कहाँ पे है? जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ रेसिस्टेंस कम होगा। V बराबर IR होता है। अगर आप ये चीज़ जानते होंगे तो आप खुद दिमाग लगाओ ना, कि आपने करंट तो समान ही दिया, लेकिन वोल्टेज चेंज कैसे हो रहा है। आप देखेंगे तो सभी जगह पे 2 एम्पियर का गया, तो कहेंगे कि ये चेंजिंग जो आ रहा है बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस। जहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम जाएगा, सॉरी वोल्टेज कम जाएगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज कम गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिला। बात समझ में आई? तो यहाँ रेसिस्टेंस इसी से पता चल गया कि यहाँ रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तभी तो वोल्टेज सबसे कम है। यहाँ रेसिस्टेंस उसके बाद आएगा, उसके बाद रेसिस्टेंस यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस उससे कम, उससे कम। ये सारी क्वेश्चन को कोई समझाता नहीं, बस हाँ ये कर लो, चल आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन क्यूरियसिटी है कि ग्राफ कैसे पढ़ना है वो भी क्लियर हो जाए, तो अच्छी रहता है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, किलो के लिए हम लोग 1000 लिखते हैं, और वाट आवर के लिए आप निकालेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आप उससे निकाल सकते हैं 36 तो आ जाएगा, और 1 किलोवाट के लिए निकाल ही सकते हैं। तो 1 जूल बराबर 1 वाट 1 सेकेंड होता है, 1 जूल बराबर 1 वाट 1 सेकेंड, तो आप उससे निकाल सकते हैं आराम से। वैल्यू डाल देंगे तो आप डालेंगे आवर के लिए 3600, और गुने किलो, किलो हटाना है वाट में से, तो 1000 डाल दीजिए। अब ये क्या आ गया? तो आप कहेंगे वाट सेकेंड आ गया। वाट सेकेंड जो है ये मात्रक आ गया, तो यहाँ से निकालिए, 3 और 2 5 जीरो हो गया, और दशमलव अगर इसके अंदर दीजिएगा 3.6 करिएगा तो 6 जीरो हो जाएगा। वही यहाँ लिखा गया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश से विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है
जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, गौर से सुनिएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो वहाँ पे रुबिडियम का प्रयोग होगा। कह रहा है रुबिडियम धातु का प्रयोग प्रकाश से विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेट करंट को उच्च वोल्टता वाले प्रत्यावर्ती धारा में और उसके विलोम में परिवर्तित कर सकता है? तो कौन ये काम करेगा? ये करता है ट्रांसफार्मर। मैं पहले भी बता चुका हूँ। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वह यंत्र है जो वोल्टता निम्न वोल्टता को प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा में और विलोमता कर सकता है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण, गौर से सुनिए, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आज ट्रांसफार्मर का उपयोग बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है। बड़े बड़े पावर स्टेशन से लेकर घरों में भी प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर का करते हैं। कह रहा है विद्युत रोधी पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्युत रोधी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना गुजरेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं करते, वे क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। आप एक चीज़ जानिए, इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं करते। बस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, आसानी से प्रवाह नहीं करते। बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई चीज़ बना है क्या? कोई चीज़ नहीं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें आवेश का वही प्रवाह नहीं हो पाता, अर्थात इस पदार्थ के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है, उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होता है। प्रेरकत्व के एसआई मात्रा का प्रतीक हाइड्रोजन है, मतलब एच है। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, एच है। इसका अर्थ क्या है? प्रेरकत्व के एसआई मात्रा का प्रतीक एच है। इसका अर्थ है हेनरी। ठीक है। प्रेरकत्व एक विद्युतीय अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। प्रेरकत्व के एसआई मात्रा का प्रतीक एच है। इसका अर्थ हेनरी है। अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज की थी। उच्चीय ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वोल्टता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खासकर यही होता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उस पर कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उच्चामी ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है उच्चामी ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है जिसके द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से तांबे के फेरे अधिक रखे जाते हैं, जिससे द्वितीयक कुंडली में निर्मित वोल्टता बढ़ जाता है। तो वोल्टता बढ़ाने के लिए उच्चई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जब किसी विद्युत यंत्र में संबंध प्लग को बाहर खींच लिया जाता है तो प्राय एक स्फुलिंग प्रेक्षित होता है। यह यंत्र के किस गुणधर्म से संबंधित होता है? तो इसको बोलते हैं प्रेरकता। ठीक है, प्रेरकता बोलते हैं इसको। जब किसी विद्युत संयंत्र से संबंधित प्लग को बाहर खींचा जाता है तो संयंत्र के प्रतिरोध के कारण प्राय एक स्फुलिंग प्रेक्षित होता है। प्लग के बाहर खींचने पर परिपथ में प्रतिरोध का मान घट जाता है, जिसके कारण अधिक धारा परिपथ में रहने का प्रयास करती है, परंतु प्लग के बाहर निकलने से परिपथ विच्छेद होने लगता है और परिच्छेद को पूरा करने के लिए स्फुलिंग प्रेक्षित होता है। समझ गए होंगे? ये समझ रहे हैं कि नहीं? स्फुलिंग प्रक्षेपण इसका मतलब होता है चिंगारी निकलना। जब हम प्लग खींचते तो चिंगारी इसलिए होता है, वो रीजन यहाँ पे बताया कि प्रतिरोध का मान घटता है तो तेजी से वो मूव करना चाहता है। बात समझ में आया? और धारा जाने के लिए आप प्लग खींच रहे हैं तो इसलिए वो चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो शक्ति को बढ़ाता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, धारा और वोल्टता को माप सकता है। नीचे दिए कुछ धारा को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है। वोल्टता बढ़ा सकता है या घटा सकता है, और कोई काम नहीं कर सकता वो। ट्रांसफार्मर ये ध्यान रखिएगा किस क्रिया पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसी व्यवस्था या उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने
के काम आता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ाता घटाता है। वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है? तो उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र या कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रखा जाए तो यह व्यवस्थित संधारित्र कहलाती है। इस चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु इसकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धन आवेश एवं ऋण आवेश संचयन होंगे। विद्युत संधारित्र का उपयोग विद्युत आवेश और स्थिर वैद्युत ऊर्जा का संचय करने के लिए तथा वैद्युत फिल्टर, आगे कह रहा है वैद्युत फिल्टर, स्नवर्ग यानी शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी आदि में होता है। कहने का मतलब इसका काम मेनली होता है ना कि ज़रूरत पड़ने पर एक स्पार्क देना, मतलब हैवी वोल्टेज देना। ये प्लस और माइनस को इकट्ठा करके रखे रहता है। जब आप ऑन करते हैं किसी चीज़ को, मोटर वगैरह को, तो उस समय उसको स्टार्ट करने के लिए एक बूस्ट देता है, बहुत कस की एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वो एनर्जी की वजह से क्या होता है, एक बार झटका में चलता है तेज़ी से मोटर और फिर अपना नॉर्मल हो जाता है, और कोई इसका काम है नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट है दिष्टकारी। एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसका उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में, डीसी वोल्टता को एसी वोल्टता में। जय बकरी, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। बताइए दिष्टकारी क्या करता है? दिष्टकारी, दिष्टकारी शब्द से पकड़िए और नाम बता दे रहा हूँ। अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो क्या ये एसी से डीसी बदलता है या डीसी से एसी बदलता है? जो लोग जानते रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, वो टिक टाक मार लिए होंगे अभी तक। देखिए, दिष्टकारी जो है, या इसी को रिजुकारी भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में, रिजुकारी लिख के, या रेक्टिफायर, इसका ही नाम है रेक्टिफायर भी अंग्रेजी में। ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करती है। अर्थात रेक्टिफायर एसी से डीसी, एसी से डीसी परिवर्तक है। दिष्टकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि आजकल के बहुत से उपकरण जैसे कि रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, भट्टी आदि डीसी से ही चलते हैं, जबकि बाहर से जो करंट आते हैं वो एसी से आते हैं, तो ये वहाँ पे रेक्टिफायर लगाया जाता है। उसके अलावा मैं एक बात बता दूं, हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर भी आप जान लीजिए ये रहता है। इन्वर्टर के अंदर ही रहता है, तभी तो चार्ज कर पाता है, समझे। लेकिन इन्वर्टर के बारे में डायरेक्ट पूछ दे, इन्वर्टर क्या करता है, तो आप याद रखिए वो उल्टा करता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में बदल के हम लोग के पास पहुंचाता है। घर का बल्ब वगैरह जो इन्वर्टर से चलता है वो एसी करंट में चल रहा होता है, लेकिन चार्ज करते समय उसको अंदर में रेक्टिफायर होता है जो उसको चेंज करके चार्ज कर रहा होता है। वैसे नॉर्मली टीवी हो गया, माइक्रोवेव भट्टी हो गया जो हम लोग के घर में रहता है, रेडियो रहता है, ये सब डायरेक्ट करंट पर चलने वाला युक्ति है, तो वहाँ पे अंदर में लगा रहता है ऑलरेडी आपको रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही दिष्टकारी, ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट करंट में नाम ही है दिष्टिकारी, तो डायरेक्ट करंट बदलता है, ऐसे याद रखिए। अपचयी, अपचयी परिणामित्र में एसी निर्गत क्या प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा निवेश धारा से अधिक धारा देता है। अपचयी परिणामित्र, ये इसको इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको मैं बता दूं, थोड़ा देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया भी था। इसका मतलब होता है परिणामित्र, मतलब होता है ट्रांसफार्मर। तो उच्चयी ट्रांसफर थो ना, ये अपचयी ट्रांसफार्मर में एसी निर्गत तो निवेश धारा से अधिक धारा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। उस समय लिखा हुआ था उच्चयी ट्रांसफार्मर। यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों गोलों की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहेगी। क्लियर है बात? कह रहा है यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो दोनों गोलों के संपर्क ऊर्जा संरक्षित रहेगी, क्योंकि ऊर्जा न तो उत्सर्जित होती है और ना ही उसका विनाश होता है। इसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन है कि जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तमान होता है तब
तब क्या होता है, तब होता है विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बात समझे? ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन था, देख लीजिए जरा इस ऑप्शन को कि विद्युत ऊर्जा पूर्णतया प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऐसा होता है क्या? गर्म भी बल्ब होता है ना, तो ये तो गलत कहना हो जाएगा। और सी में कह रहा है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत में होता है, तो उल्टा ही लिख दिया, ये भी गड़बड़ है। विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित, ऐसा भी वहाँ नहीं है, वहाँ पे होता है बी नंबर आंसर। थोड़ा सा प्रकाश निकलता है और थोड़ा सा गर्मी निकलता है। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? चार्जर के बारे में सुने हैं कभी? तो अपचयी ट्रांसफर इसको बोलते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर। कहता है मोबाइल फोन चार्जर अपचयी ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है उसको क्लियर किया जाए। थोड़ा सा दीजिए मुझे। हाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपचयी और उपचयी में अंतर हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर दिया था। उपचयी लिखा रहेगा ना, उपचयी, तो इसका आंसर होगा निवेश वोल्टता से अधिक वोल्टता देता है, या धारा कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निवेश धारा से अधिक धारा देता है, ए नंबर आंसर होगा। बट फिलहाल ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा निवेश धारा से कम धारा देता है। अपचयी है चूंकि लिखा हुआ, उपचयी नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया। देखिए, उपचयी मतलब बढ़ना होता है, अपचयी माने घटना होता है, तो इसका आंसर बी सही रहेगा। यहाँ आंसर गलत दिया गया है। अभी माइंड में क्लिक किया, जब यहाँ पर एकाएक हम देखें ना इस क्वेश्चन में मोबाइल चार्जर, तो माइंड में आ गया। मोबाइल चार्जर, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है, वो अपचयी ट्रांसफार्म होता है, क्योंकि ये करता है मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है अपचयी ट्रांसफर होता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, जल्दी ये गलता नहीं है। और एक बात याद रखिए, प्रतिरोध भी उच्च होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बनाने के लिए टंगस्टन एक अच्छी धातु है, क्योंकि बहुत उच्च ताप पर इसकी गलन दर कम होता है। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है विद्युत बल्ब में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, तंतु का जीवन यही होगा, तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम उसमें ये डाल देते हैं तो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है, मतलब जलेगा नहीं उसका जो फिलामेंट है। कह रहा है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन आर्गन का प्रयोग होता है, जिससे तंतु का लाइफ बढ़ जाता है। बल्ब में कांच के चेंबर में हवा नहीं भरी जाती, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तंतु जल जाएगा। इस प्रश्न में है, समान पदार्थ के सुचालक के समान लंबाई के दो खंड किसी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समान अर्थ के सुचालक के समान लंबाई के दो खंड किसी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों खंडों में से एक खंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दूसरे खंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का दुगना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथन में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, एक चीज जान लीजिएगा, कह रहा है कि दोनों खंडों में समान परिणाम की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और पतले खंड में अधिक ऊष्मा उत्पादित होगी। यहाँ से समझिए जरा, कहा जा रहा है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि नीचे अनुप्रस्थ काट है, ऊपर में लंबाई है। क्लियर है? और ये है उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं, और इसका मतलब है प्रतिरोध। चूंकि गौर से सुनिए, सुचालक नीचे देखिए, यहाँ यहाँ बता रहे, चूंकि सुचालक समान पदार्थ का बना हुआ है, उसकी लंबाई समान, अतः विद्युत धारा दोनों खंडों में समान परिमाण में प्रवाहित होगी तथा क्षेत्रफल में अनंत होने के कारण पतले खंड में अधिक ऊष्मा प्रदान होगी। समझ में आ रही है? क्योंकि जो सामान जो बना हुआ है समान पदार्थ का है सुचालक, उसकी लंबाई समान है, अतः विद्युत धारा दोनों खंडों में समान परिणाम में प्रवाहित होगी। क्षेत्रफल जो है गड़बड़ सरबर है, इसके कारण क्या हो जाएगा, जो पतला होगा उसमें गर्म ज़्यादा होगा तार, और गलने का संभावना रहेगा बना हुआ। किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीज
या कांस्टेंट का उपयोग होता है? इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। ताप के साथ इसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती। किसी तार प्रतिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैंगनीज या कांस्टेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। किसी परिपथ में 5 एम्पीयर दर्जे का एक फ्यूज लगा है। किसी भी परिपथ में 5 एम्पीयर दर्जे का एक फ्यूज लगा है। इस परिपथ में 100 वाट से 220 वोल्ट के अधिक से अधिक कितने बल्ब सुरक्षित से समांतर में जोड़े जा सकते हैं? चूंकि समांतर में जोड़ना है तो गौर से 5 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है और आप बल्ब लगा रहे हैं 100 वाट और 220 वोल्ट वाला। तो कह रहा है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर दर्जे का फ्यूज लगा हुआ है। इस परिपथ में 100 वाट और 220 वोल्ट के अधिक से अधिक 11 बल्ब सुरक्षित रूप से समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं। ठीक है 11 इसका आंसर हो जाएगा। वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों उपयुक्त की जाती है? टंगस्टन तार है तो ऑर्गन गैस क्यों डाला जाता है? तो बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। यही आंसर हो जाएगा, बल्ब इससे ज़्यादा दिन तक रहेगा। कह रहा है वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस इसलिए प्रयोग की जाती है कि आर्गन जो है टंगस्टन फिलामेंट को ऊष्माकृत नहीं होने देता, परिणाम स्वरूप बल्ब की आयु बढ़ जाती है। सुरक्षा फ्यूज की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किन पर निर्भर होती है? आगे करा कूट के द्वारा आंसर दीजिए। धारा का चुंबकीय प्रभाव, सुरक्षा फ्यूज ध्यान रखिएगा जो कि गल जाता है, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का उष्मीय प्रभाव। तो पहली बात हो जाएगी धारा की परिमाण और धारा का उष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करेगा। परिमाण यदि बढ़ जाएगा तो भी गल जाएगा, और गलता क्यों है कि उष्मीय प्रभाव के कारण गलता है। तो सी आंसर देना सही रहेगा, 3 और 4। कहा जा रहा है कि फ्यूज का सुरक्षा युक्ति कहा जाता है। विद्युत जो है परिपथ की ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातु बना होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसकी कार्य प्रणाली आगे धारा के उष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है, दोनों चीज पर। यह एक क्वेश्चन है आपके सामने। तांबे के बने हुए दो धात्विक तारों की लंबाई समान है। लंबाई तो समान हो गया, लेकिन पहले तार की त्रिज्या दूसरे तार की त्रिज्या की आधी है। दूसरा से आधा है पहला का। पहले तार का प्रतिरोध R है। यदि दोनों तारों के एक साथ श्रेणी में लगाया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर सी दे दीजिए, 5/4 R के बराबर होगा। इसको कैसे निकालिएगा? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान हो तो इस प्रकार प्रतिरोध के संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। पहले तार का प्रतिरोध R है तो दूसरे तार का प्रतिरोध R/4 होगा, क्योंकि त्रिज्या आधी है। त्रिज्या आधी होने की वजह से ऐसा होगा। तो आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5/4 R आ जाएगा आपका जोड़कर। नेक्स्ट है तांबे के एक तार जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तार से क्षय हो रही शक्ति P है। यदि हम समान विमाओं वाले एक एल्यूमिनियम का तार लेते हैं, अभी तांबा का था, अब कह रहा है एल्यूमिनियम का तार लेते हैं, तो इसमें से समान धारा प्रवाहित करते हैं तो क्षय हुई शक्ति ज़्यादा होगा या कम होगा? तो याद रखिएगा कम होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो प्रत्येक धातु की चालकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अत्यधिक चालकता वाले धातु जैसे देख सकते सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास। तो कह रहा है तांबे के तार की अपेक्षा एल्यूमिनियम के तार के में क्षय शक्ति अधिक होगा। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ साइन दिया गया है। इसका साइन यहाँ पे है ज़्यादा का, यहाँ पे वही तो मैं कहूँ। देखिए अगर यहाँ चांदी क्वेश्चन रहता ना तब ये आंसर बी होता, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, से अधिक होगा। तो पी से अधिक, तो पी तो किसका है? तो ये तो कॉपर का है। कॉपर का, तो कॉपर से ज़्यादा होगा तो पहले कॉपर का सॉरी एल्युमिनियम का डालिएगा ना। तो फिर ऐसे लिखिएगा एल्युमिनियम वाला ज़्यादा होगा और
कॉपर वाला कम होगा। यहाँ एक न्यूमेरिकल है, जरा देखिए। मान लीजिए एक प्रतिरोध R पर वोल्टा V लगता है, प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय P है, तब 3 प्रतिरोध हो जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है कि एक समांतर संयोजन में वही वोल्टा V लगाया जाता है और दूसरी स्थिति में होने वाले ऊर्जा क्षय कितना होगा। तो यहाँ से देख के समझ लीजिए क्या होगा। आपके सामने दिया गया है, इसको समझिए जरा, देखिए और समझने की कोशिश करिए। वैल्यू को उल्टा करके जोड़ दिया जाएगा, फिर पलट दिया जाएगा, 3p के करीब आएगा। ये कैसे क्या होगा मैं बनाऊंगा कॉपी पर पेन पेपर से, तो इसको समझाऊंगा ये सारे क्वेश्चन को। फिलहाल आपसे अगर हो पाता है तो अच्छी बात है। आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है एक समांतर परिटक्का संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच में हवा है कि धारिता C है। अब धारिता की दो पट्टिकाओं के बीच के स्थान को एक परावैद्युत जिसका परिवर्तनांक 7 से भरा जाता है, तब धारिता क्या होगा। देख लीजिए, सी आंसर है। अगर आपसे हो पा रहा है तो अच्छी बात है, ये सारी बात जानते हैं। इप्सिलॉन नॉट का कहानी है, यहाँ पे जान रहे तो ठीक है, नहीं तो इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए जरा, थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके मैं थोड़ा वो कर दे रहा हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपसे करना चाहे, वरना मैं तो न्यूमेरिकल लेकर नेक्स्ट आऊँगा। ये सारा क्वेश्चन रखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा उसमें। मैं अलग एक बना रहा हूँ, पीपीटी तैयार कर रहा हूँ ढेर सारे क्वेश्चंस का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सो कह रहा है, पढ़ लीजिए यहाँ। टेलीविजन चित्र नलिकाएं और कुछ नहीं बल्कि कैथोड किरण नलिकाएं होती है, ये भी सही बात लिखा गया है। आगे कह रहा है कैथोड किरणें स्वयं दृश्य नहीं होती, ये भी सही बात है। डी गड़बड़ था, कह रहा है कि कैथोड किरणें की विशेषताएं कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ देखिए, कैथोड किरणें स्वयं नहीं दिखाई देती, किंतु इसके व्यवहार को गैसों और कुछ स्फुदीप्त तथा प्रतिदीप्त पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान गैस की प्रकृति और उपयुक्त इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ क्वेश्चन फिर से है, न्यूमेरिकल ही है कि समान लंबाई L और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले दो तार बनाए गए हैं। तार एक तांबे से बना है और तार दो एल्युमिनियम से बना है। यह दिया गया है कि तांबे की वैद्युत चालकता एल्युमिनियम की वैद्युत चालकता से अधिक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप कहेंगे कि यदि दोनों तारों की एक समान धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही तारों में शक्ति क्षय समान होगा। यहाँ कह रहा है प्रत्येक धातु की चालकता उसके पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। किसी भी धातु की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः तार 2 का प्रतिरोध तार 1 के प्रतिरोध से अधिक होगा। वही तो मैंने देखा, यहाँ पे गलत आपको दिया गया था। एक चीज़ समझिएगा ज़रा, एक है एल्युमिनियम और एक है कॉपर। हमारे घरों में, कहाँ गया कॉपर, हमारे घरों में दोनों तार यूज होता है। आप एक चीज़ देखते होंगे कि एल्युमिनियम तार से ज़्यादा जो प्रीफ्रेंस दिया जाता है कॉपर तार को दिया जाता है। कि कॉपर तार के साथ क्या है कि चांदी सबसे कम प्रतिरोध वाला है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद ही एल्युमिनियम या कोई भी आगे आता है। तो इस सिचुएशन से देखेंगे तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तांबा का कम होता है। अब इसको कहाँ लिखा गया है वही आंसर आपका होगा। तार 2 का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार 1 का प्रतिरोध कम होगा। अगर यहाँ पे प्रयोग कर देता आपको चांदी का तो फिर काम खराब हो जाता, फिर आपको लिखना पड़ता चांदी का प्रतिरोध कम होगा और तांबा का ज़्यादा होगा। इसका आंसर यहाँ गलत दिया हुआ था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपको, सबसे कम प्रतिरोध का इसका होता है, उसके बाद तांबा आता है, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम, फिर पीतल आता है। कुछ समय प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में एक चीज़ जान लीजिएगा, धारा जो होता है ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ट्रांसफार्मर में एक और काम हो रहा होता है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि होती है इस वजह से। यहाँ देखिए,
यहाँ कह रहा है कि तार के कुंडलियों में प्रवाहित होने वाले धारा कारण उत्पन्न के कारण उष्मा होने वाले उष्मा के कारण तथा ट्रांसफार्मर के कोर का चुंबकन उत्क्रमित होने वाले उष्मा के कारण भी प्रयोग में आने के बाद भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है। ये दोनों चीज़ आंसर हो जाएगा। अंदर में ये मैग्नेटिक पावर बहुत हैवी उत्पन्न होता है। हीटर की कुंडली यानी कॉयल किससे बनी होती है? हीटर नाइक्रोम का बना होता है। मैंने बताया कि हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। यह आसानी से पतले तारों में खींचा जा सकता है तथा गर्म होने पर ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीनीकृत नहीं होता है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिणामतः प्रयोग में आने वाले स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बैटरी के बारे में सत्य है? बैटरी के बारे में तो यह सामान्यतः सीसा अम्ल बैटरी होता है, लेड एसिड बैटरी होता है, सही बात है। यह प्रत्येक 2 वोल्ट विभव के 6 सेलों की बनी होती है, 6 दूनी 12, ये भी सही है। शक्ति विसर्जित करते समय इसके सेल गैल्वेनी सेलों की तरह काम करता है। पुनः आवेशित होते समय इसके सेल विद्युत अपघटनी सेलों की तरह काम करता है। अब जरा इसमें से विचार करिए क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पढ़िए पहले, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि लेड एसिड बैटरी बहुतायत में प्रयोग होने वाली बैटरी है जिसका आविष्कार सन 1859 में फ्रांसीसी भौतिकविद गैस्टन प्लेंटी ने किया था। पुनः आवेशित चार्ज करने योग्य बैटरियों का यह सबसे पुरानी बैटरी है। सबसे कम ऊर्जा से भरा ऊर्जा से भार के अनुपात में दृष्टि से निकिल कैडमियम बैटरी बाद या दूसरे स्थान पर आते हैं। इसमें थोड़े समय के लिए उच्च धारा प्रदान करने की क्षमता होती है। उपयुक्त कणों में अतिरिक्त यह बहुत ही सस्ती भी होती है। इसके कारण कारों, ट्रक आदि गाड़ियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ लिया। अब आइए मेरे साथ थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं आंसर के ऊपर। यहाँ पे कहा, पहली बात मैंने ये बताया कि ये तो सामान्य सीसा अम्ल का बैटरी होता है, ये सही है। इसमें 12 वोल्ट का होता है, ये भी सही है। आगे कहता है शक्ति विसर्जित करते समय इसके सेल गैल्वेनी सेलों की तरह काम करता है। तो जी हाँ, गैल्वेनी सेल की तरह ये काम करता है जिस समय वो एनर्जी दे रहा होता है, मतलब डायरेक्ट करंट दे रहा होता है। फिर पुनः आवेशित होते समय इसके सेल विद्युत अपघटनी सेलों की तरह काम करता है। जब इसको चार्ज करते हैं उस समय ये किसके तरह काम करने लगता है? तो विद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करने लगता है। ये चारों बात इससे रिलेटेड सही है, जो आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? तो आपको एक फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए कि वाट गुने अगर आप समय करते हैं तो इससे निकल जाता है आपका ऊर्जा। बात समझे? जो ऊर्जा होता है, एनर्जी बराबर होता है वाट गुने समय। तो यहाँ पे आप कहेंगे 100 वाट का है, 10 घंटा चल रहा है, तो टोटल आपका 1000 आ गया। तो 1000 को आप 1 यूनिट बोलेंगे। एक गौर से यहाँ देखिए, मैं लिख रहा हूँ 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। तो 5 रुपया ही खर्चा है क्योंकि 1 यूनिट आपने खर्च करा। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डायनमो जिससे बिजली उत्पन्न हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में डायनमो क्या करता है? ये ऊर्जा का परिवर्तक है, चेंज करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर यह तात्पर्य जनित या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो, एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ गड़बड़ है क्या? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। ठीक है, आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली, ठीक है, तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। ये जो प्रश्न है यहाँ देख सकते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो गलनांक निम्न वाला आंसर होगा, और प्रतिरोध उच्च, उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोस्त ये कंप्लीट होता है आज का सेशन। आज के सेशन में यही दोनों चैप्टर रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला ये चैप्टर है आपके सामने यही है, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकीय भौतिकी। इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स हैं, उसको भी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये सारे आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कुछ भी कमेंट्स हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका सोल्यूशन निकाल सकूँ। कुछ दोस्त मित्र में शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।